चलो यार, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे फिजिकल केमिस्ट्री। और फिजिकल केमिस्ट्री में ट्वेल्थ में सबसे पहला चैप्टर जो हम लोग देखेंगे दैट इज द चैप्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। अभी तक हम लोग का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है दैट इज कंप्लीटेड, बट जो हम लोग काम कर रहे थे कि हम लोग का एक शॉर्ट नोट टाइप तैयार हो जाए, दैट इज इम्पोर्टेंट फॉर आवर बोर्ड एग्जाम्स एंड अदर स्कूल एग्जाम्स। तो वो काम हम लोग करते रहेंगे, बट वो काम अब उतना रेगुलरली नहीं होगा, क्योंकि अब टाइम आ गया है कि हम लोग थोड़ा फिजिकल केमिस्ट्री पे ध्यान दें। ठीक है। बाकी अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको भी पता है कि कोई खास चीज बाकी नहीं है। हम लोग को दो दो दिन चाहिए या एक दिन चाहिए कुछ कुछ चैप्टर में, और कुछ कुछ चैप्टर में 2 दिन चाहिए to summarize for your school exam. So if you talk about chemical kinetics, अगर हम लोग केमिकल काइनेटिक्स की बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स एक ऐसा चैप्टर है जिस चैप्टर से आईआईटी में बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आता है। एंड ये चैप्टर जो है इट इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर एंड ऑल्सो वेरी ट्रिकी चैप्टर। ठीक है, तुमको थोड़ा दिमाग खोलकर रखना पड़ेगा अपना, और सही तरीके से चैप्टर को समझना पड़ेगा, बिकॉज व्हाट इज गिवन इन मोस्ट ऑफ द बुक्स, आई थिंक इन मोस्ट ऑफ द बुक्स केमिकल काइनेटिक्स इज नॉट रिटन सो वेल। और ना ही बहुत लोग, जब बुक में अच्छी तरह से नहीं लिखा रहता है तो बहुत तो अच्छे से तो पढ़ नहीं पाते हैं। जब अच्छे से पढ़ नहीं पाते तो अच्छे से पढ़ाएंगे क्या। ठीक है। इसलिए केमिकल काइनेटिक्स जो है, जब बहुत लोग पढ़ लिए होंगे, कुछ कुछ जगह पे बहुत लोग ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, तो उनको भी लगेगा कि हाँ अभी क्या हम लोग पढ़े हैं और क्या आप लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है। तो ये चीज जो है हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री में देखेंगे कि फिजिकल केमिस्ट्री बहुत लोगों को लगता है कि इट इज लिटिल बिट इजियर, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर मैं एज अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव बात करूं, तो एज अ स्टूडेंट परस्पेक्टिव द मोस्ट easiest thing in the entire chemistry is organic chemistry। ठीक है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से आसान कुछ नहीं है, और डिफिकल्ट की बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री से ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। तो हम लोग यार देखते हैं कि फिजिकल केमिस्ट्री में क्यों मैं बोलता हूँ कि फिजिकल केमिस्ट्री तुम अगर ढंग से नहीं समझोगे तो आईआईटी का जो अच्छा जेई एडवांस की बात कर रहा हूँ, मेंस में तो जय माता दी करके रॉक कर देना है। मेंस की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ जेई एडवांस। जेई एडवांस में फिजिकल केमिस्ट्री के लिए तुमको थोड़ा सा अपना बेस जो है अच्छा रखना पड़ेगा। कोई भी चैप्टर को सॉलिड तरीके से देखना पड़ेगा, नहीं देखोगे भगवान मालिक है तुम्हारा। तो अगर केमिकल काइनेटिक्स की बात करें यार, तो केमिकल काइनेटिक्स जो है, अगर इसकी बात करते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते क्यों, क्या पढ़ना है इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे अबाउट द रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है। कोई भी रिएक्शन जो है उसके स्पीड के बारे में चर्चा करेंगे, स्पीड के बारे में या रेट के बारे में बात करेंगे। रेट ऑफ द रिएक्शन पे बात करेंगे, स्पीड ऑफ द रिएक्शन पे बात करेंगे, और बात करेंगे हम लोग टेम्परेचर का, प्रेशर का, कॉन्सेंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है रेट ऑफ द रिएक्शन पे। ठीक है। तो ये चीज आज हम लोग करने वाले हैं इन द चैप्टर ऑफ केमिकल काइनेटिक्स। तो लिख लो पहले कि केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल काइनेटिक्स, chemical kinetics deals with chemical kinetics deals with the study of the rate of the reaction. Chemical kinetics deals with the study of the rate of the reaction. Chemical kinetics deals with the study of the rate of the reaction. Chemical kinetics deals with the study of the rate of the reaction, the study of the rate of the reaction, and 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 the effect of 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 temperature, comma, pressure, comma, concentration, comma, volume, comma, volume on the rate of the reaction, on the rate of the reaction, on the rate of the reaction, on the rate of the reaction. तो केमिकल काइनेटिक्स
और एक चैप्टर आप लोग क्लास 11 में पढ़े थे, द चैप्टर वाज थर्मोडायनामिक्स। दो ऐसा चैप्टर है जो कि एक रिएक्शन होगा या नहीं, रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ये बताना है अगर हमको, तो वी विल स्टडी द चैप्टर ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मीन्स कि कोई रिएक्शन फिजिबल है या नहीं, ये बताने के लिए हम लोग को हेल्प लेना पड़ेगा थर्मोडायनामिक्स का। लेकिन अगर हमें ये बताना है कि अगर कोई रिएक्शन चल रहा है, अगर कोई रिएक्शन हो रहा है, तो वो कितनी तेजी से होगा, उस रिएक्शन का स्पीड क्या होगा, उस रिएक्शन का रेट क्या होगा, उस रिएक्शन की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ये बताने के लिए जो चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं, दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, दैट चैप्टर इज कॉल्ड एज केमिकल काइनेटिक्स। उस चैप्टर को हम लोग बोलते हैं यार केमिकल काइनेटिक्स। अब केमिकल काइनेटिक्स में अगर हम लोग सबसे पहले बात करें, जो सबसे पहले हम लोग अपने हिसाब से सबसे पहले लिखेंगे टाइप ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे टाइप्स ऑफ द रिएक्शन, और इसमें पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप, ये 3 टाइप का रिएक्शन देखेंगे। एक टाइप जो होगा, ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे कि दे आर वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, दे आर वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, ऐसे रिएक्शन जो बहुत फास्ट है। सेकेंड टाइप का रिएक्शन जो होगा, दे आर वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, दे आर वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। और थर्ड टाइप का जो रिएक्शन होगा, दैट इज मॉडरेट, दैट इज मॉडरेट रिएक्शन। ठीक है, 3 टाइप का रिएक्शन। ठीक है, पेन अगर लिख रहे हो तो पेन को फेंक दो कॉपी पर। ठीक है, क्योंकि तो दिमाग तो तुम लोगों के पास है नहीं, तो कम से कम जो बोल रहे हैं उनको सुनो, लिखना बाद में। ठीक है, खाली नोट्स बनाने से आईटी नहीं निकलता है, यहाँ पे नोट्स बनाइए। तो यहाँ नोट्स तभी बनेगा जब जो बोल रहे हैं उसको ध्यान से सुने और लिखें। ठीक है, तो जो गधे लोग अभी लिखना शुरू कर दिए हैं वो लिखना बंद कर दो। ठीक है, कुछ भी दिखा लिख लेते हैं, कुछ भी दिखा लिख लेते हैं, क्वेश्चन मार्क डाले वो भी लिख लेते हैं। अरे बेवकूफ, बुद्धि लगाओ पहले, बुद्धि। हम लोग 3 टाइप का रिएक्शन और केमिस्ट्री में बात करेंगे। एक होगा वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन, एक होगा वेरी वेरी स्लो रिएक्शन, और एक होगा मॉडरेट रिएक्शन। अगर मैं बात करूं वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन की, एग्जांपल्स क्या है हमारे पास, अपन लोगों के पास एग्जांपल्स क्या है? ठीक है, मैं यहीं पे एग्जांपल्स लिख देता हूं। तो तुम बोलोगे सर न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं दे आर वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, चुटकियों में ये रिएक्शन हो जाते हैं, पल भर में समय बदल जाता है, वक्त बदल जाता है। ठीक है, तो न्यूक्लियर रिएक्शंस आर वेरी फास्ट रिएक्शन। फिर तुम लोग बोलोगे सर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो होता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो होता है वो भी बहुत फास्ट होता है सर। फॉर एग्जांपल हम लोग बेरियम नाइट्रेट लिए, फॉर एग्जांपल हम लोग बेरियम नाइट्रेट लिए, इसको डाल दिए किसमें, इसको मान लो डाल दिए हम लोग सोडियम सल्फेट में, इसको हम लोग डाल दिए हम लोग सोडियम सल्फेट में। तो जैसे ही डालेंगे वैसे ही हमको बाहर मिलेगा क्या, वैसे ही हमको बाहर मिल जाएगा BaSO4 का प्रेसिपिटेट, BaSO4 का प्रेसिपिटेट एंड NaNO3, BaSO4 का प्रेसिपिटेट एंड NaNO3। ऐसा रिएक्शन जो कि बहुत ज्यादा फास्ट है, जैसे प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एंड न्यूक्लियर रिएक्शन, दे आर वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। फिर कुछ रिएक्शन जो होंगे, कुछ रिएक्शन जो होंगे वो बहुत ज्यादा स्लो रिएक्शन होंगे। तो अगर मैं बात करूं वेरी वेरी स्लो रिएक्शन की, तो वेरी वेरी स्लो रिएक्शन में हम लोग लिख सकते हैं एग्जांपल में रस्टिंग ऑफ आयरन। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन एग्जांपल में लिख सकते हैं, रस्टिंग ऑफ आयरन। मान लो हम लोग बाइक खरीद के लाए, बाइक खरीद के लाए, बारिश का मौसम, बारिश हुआ, 2 दिन बारिश हुआ, 4 दिन बारिश हुआ, 5 महीना बारिश हुआ, 1 महीना बारिश हुआ। बारिश होने के बाद कुछ दिन के बाद देख रहे हैं हम लोग की जो आपका आयरन कंपोनेंट था ऑटोमोबाइल का, ठीक है, गाड़ी का, वो रस्ट होना स्टार्ट हुआ। तो ऐसा रिएक्शन जो कि स्लोली चल रहा है उसको हम वेरी वेरी स्लो रिएक्शन बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयरन। कुछ इंजाइम बेस्ड रिएक्शन भी इसमें आ जाता है, कुछ इंजाइम बेस्ड रिएक्शन भी इसमें आता है। ठीक है, तो हम लोग दारू बनाने वाला रिएक्शन एक पढ़े थे कि इथेनॉल जो बनाया जाता है, दारू जो बनाते हैं हम लोग, वहां पे जो इंजाइम यूज किया जाता है, तो एक ही दिन में दारू नहीं बन जाता है। ठीक है, या बियर एक ही दिन में नहीं बन जाता, धीरे धीरे समय लगता है,
उसको सड़ाया जाता है बहुत तरीके से इंजाइम डाल के। तो जो इंजाइम बेस्ड रिएक्शन है वैसे रिएक्शन को भी हम लोग बोलेंगे वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। और थर्ड टाइप जो है जिसको हम लिखे थे मॉडरेट टाइप रिएक्शन, ठीक है। थर्ड टाइप का जो रिएक्शन है ये है मॉडरेट टाइप रिएक्शन। तो मॉडरेट टाइप का रिएक्शन में वैसा रिएक्शन होगा जो मिनटों में हो जाए, 5 से 6 मिनट में हो जाए, ठीक है। दैट टेक्स प्लेस, ठीक है, टेक्स प्लेस इन 5 to 10 मिनट्स, दैट टेक्स प्लेस इन 5 to 10 मिनट। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स लिख सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग PCl5 को हीट कर रहे हैं तो PCl5 को हीट करने पे हम लोग को PCl3Cl2 मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग बात करें कि हम लोग HI को हीट कर रहे हैं, ठीक है, HI को हीट कर रहे हैं, तो HI को हीट करने में हम लोग को H2 और I2 मिल जाएगा 5 से 6 मिनट के अंदर, 5 से 10 मिनट के अंदर। इसी तरह से H2O2 है, ठीक है, ये डिकम्पोज करके बना देता है H2O प्लस O2। तो ऐसे रिएक्शन जो कि 5 से 6 मिनट में हो जाए वैसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे आज से, वैसे रिएक्शन को हम लोग बोलेंगे मॉडरेट टाइप रिएक्शन, ठीक है। सर ये केमिकल काइनेटिक्स था, आप यहाँ पे टाइप ऑफ द रिएक्शन पढ़ाने लगे। तो वो टाइप ऑफ द रिएक्शन जानना क्यों जरूरी है, क्योंकि इस चैप्टर में तुम लोग किस रिएक्शन के ऊपर फोकस करने वाले हो ये जानना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई भी रिएक्शन हमको कोई दे दिया, बोला इसके काइनेटिक्स को स्टडी करके बताओ, इसके रेट के बारे में बताओ। तो हम लोग बेवकूफ की तरह नहीं है कि तलवार मिल गया तो किसी को चला के मच्छर मार रहे हैं। तलवार दिया गया है तो उसके क्या क्या यूज है, ठीक है, उसका यूज प्रॉपर करना ही नहीं कि मच्छर मार रहे हैं, मुर्गा काट रहे हैं तलवार से, ठीक है। तो मेन काम जो है इसे टाइप ऑफ द रिएक्शन बताने का, ठीक है, वो ये है कि मान लो तुम लोग गए कॉलेज में, ठीक है, कॉलेज में मान लो 3 लड़का गया, एक सत्यम गया, ठीक है, एक मान लो मयंक राज गया, ठीक है, या एक गौरव गया, ठीक है, 3 लड़का गया कॉलेज में, बाकी लोग भी कॉलेज में गए। अब कॉलेज में क्या देख रहे हो तुम लोग कि सत्यम गया, सत्यम को गया और वहां पे कोई लड़की पसंद आ गई, आज पसंद आई, कल जाके प्रपोज मार दिया, ठीक है। वैसा रिएक्शन क्या हो जाएगा, वेरी वेरी फास्ट रिएक्शन। पेशेंस नाम का कोई चीज नहीं है उस रिएक्शन, ठीक है, जहां दिखा वहां काम तमाम। दूसरा जो मयंक राज है वो भी गया कॉलेज में, वो देख रहा है कि यार बहुत दिन से किसी लड़की को देख रहा है, ठीक है, वन साइडेड लव कर रहा है, रोज जहां जा रहा है, लड़की कैंटीन में जा रही है, मयंक राज भी कैंटीन में, लड़की जॉगिंग जा रही है, मयंक राज भी जॉगिंग, लड़की कहीं भी जा रही है, मयंक राज एकदम छोड़ ही नहीं रहा है पीछा, ठीक है। साल हुआ, 2 साल हुआ, ठीक है, 2 साल बाद मयंक राज एक दिन हिम्मत जुटाया कि नहीं आज तो छक्का मार देना है, ठीक है, बहुत दिन हो गया, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, प्रपोज मार दिया, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज व्हाट, वेरी वेरी स्लो रिएक्शन। फिर गौरव कुमार आया, गौरव कुमार देखा, उसको लड़की पसंद आई, ठीक है, लड़की पसंद आई, उसके बाद गौरव कुमार ज्यादा नहीं 10-12 दिन अपना लिया, ठीक है, लड़की का बर्थडे पता किया, लड़की को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा फेसबुक पे, व्हाट्सएप नंबर जुगाड़ किया, कुछ दिन हाय हेलो व्हाट्सएप क्या, ठीक है, व्हाट इज योर फेवरेट फूड, हु इज योर फेवरेट एक्ट्रेस, हु इज योर फेवरेट एक्टर किया। तो 10 दिन के बाद गौरव कुमार भी बोला कि बस लोहा गर्म हो गया है, अब हथौड़ा मार देते हैं। वैसा रिएक्शन हो गया क्या, वेरी वेरी मॉडरेट रिएक्शन। सर ये कहानी क्यों सुना रहे हैं, कहानी में कोई इंटरेस्ट हम लोग को नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट आएगा। अब आया तुम लोग का जूनियर, ठीक है, तुम लोग चले गए सेकेंड ईयर में, सेकेंड ईयर में तुम लोग आया जूनियर, तुम लोग जूनियर को अपना कहानी सुना रहे हो, ठीक है, कि हमको इससे प्यार था, हमको उससे प्यार था, ठीक है। तो जूनियर सब जो है सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होके किसका कहानी सुनेगा, थोड़ा बताओ। मानो तुम लोग थर्ड ईयर में चले गए, ठीक है, सब एक एक बार प्रपोज मार चुका है, गौरव कुमार भी एक बार प्रपोज मार दिया, मयंक राज भी एक बार प्रपोज मार दिया है, और सत्यम बाबू तो एकदम क्विक, आज प्यार, आज मंगनी कल ब्याह कर चुके हैं। किसका स्टोरी सुनने में तुम्हारे जूनियर को जो फर्स्ट ईयर में आया सबसे मजा आएगा, ठीक है, जल्दी बताओ। मयंक मयंक का नहीं बेटा, गलत बोल दिए तुम लोग,
गौरव। या तुमको किसका स्टोरी, देखो कोई भी स्टोरी किसी को सुनने में क्यों मजा आता है, कोई भी स्टोरी तुमको कोई सुना है तो तुमको स्टोरी में मजा क्यों आता है, उस स्टोरी में तुमको मजा इसलिए आता है क्योंकि तुम उससे रिलेट कर पाते हो। अरे गौरव सर 10 दिन में प्रपोज किए, हाँ हम भी 10 दिन में प्रपोज करेंगे। अरे मयंक सर 2 साल लगाए, हम भी 2 साल लगाएंगे। ठीक है, तो वाई यू आर गेटिंग इंटरेस्टेड, क्यों तुम एक स्टोरी को सुनोगे, ताकि तुमको स्टोरी के बारे में पूरा पता हो तब तुम सुनोगे। अब मान लो ये बताया तुम्हारा सत्यम बताया जूनियर को, अरे पता है एक लड़की थी, एक लड़की को हमको देखें कल देखें परसों प्रपोज कर दिया। जूनियर गाली देगा कि बहुत बड़ा ठरकी आदमी है, ये बहुत बड़ा ठरकी सीनियर है, हटा इसको, कोई इंटरेस्ट नहीं है इसका गाली सुनने, मतलब इसका मतलब स्टोरी सुनने में। मयंक राज अपना स्टोरी सुनाएगा, भाई एक लड़की को देखे, एक लड़की को देखने के बाद जब वो मंदिर जाती थी तो हम मंदिर जाते थे, जब वो खेलने जाती थी तो हम भी खेलने पहुंच जाते थे। लड़की जब बास्केटबॉल खेलती थी, हमको भले बास्केटबॉल खेलने नहीं आए लेकिन हम बास्केटबॉल खेलने पहुंच जाते थे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, वो अपना कितना कहानी सुनाएगा 2 साल के बाद। स्टूडेंट बोले यार इसके पकाऊ सीनियर है, ठीक है अपना यार, अब हम तुमको अपना लाइफ का स्टोरी सुनाने लगे, ठीक है, तो बहुत लोगों तुम लोगों को बोरिंग लगेगा और लगना भी चाहिए, बिकॉज यू विल नॉट गोइंग टू रिलेट विद माई स्टोरी। मेरे स्टोरी को कौन रिलेट करेगा, जो मेरे कलीग थे वो रिलेट कर पाएंगे, वही मेरे जोक पे हंसेंगे, तुम लोग लगेगा यार हो गया है बस पकाना बंद करिए। तो मयंक राज का स्टोरी भी आज आफ्टर सम टाइम बोले यार कितना ठरकी सीनियर था यार, एक बार मंदिर गया, 2 बार मंदिर गया, एक बार सिनेमा हॉल गया, यहाँ गया मॉल गया, अभी तो प्रपोज मार देता यार। कितना दिन मतलब देवदास बने हुए थे, मेरी पारो आएगी 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 आएगी, 2 साल, उसका भी स्टोरी इंटरेस्टिंग नहीं लगेगा, क्योंकि हम लोग को चाहिए कि हमको तुरंत कोई चीज मिले। अब इतना भी तुरंत नहीं कुछ पता नहीं चले, तो सबसे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग स्टोरी होगा या जो स्टूडेंट को सुनने में मजा आएगा, जिससे वो लोग रिलेट कर पाएगा, जिससे वो लोग प्रिपेयर कर पाएगा कि हाँ हमको भी इस लड़के को प्रपोज करना है, वो होगा गौरव का स्टोरी। क्योंकि गौरव है मॉडरेट वाला रिएक्शन, मतलब जितना समय चाहिए था उतना समय दिया, लड़की हाँ बोली लड़की ना बोली उससे गौरव को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो दिया कितना 10 दिन, 10 दिन में हाँ बोली तो भी जिंदाबाद, नहीं बोली तो भी जिंदाबाद। समझ में आ रहा बात, बता दिया कि नंबर लिए फेसबुक पे ये किए, थोड़ा दिन आगे पीछे हुए, नोट्स मांगे, ये किए वो किए, सर आपको तो बहुत पता है अभी तक किया, अरे छोड़ो उधर। गौरव के बारे में सोचो कि गौरव क्या है, 10 मिनट के अंदर अपना 10 दिन का कहानी स्टूडेंट को बता देगा, जूनियर को बता देगा, तो उसका स्टोरी जो है जूनियर को थोड़ा अच्छा लगेगा, हाँ भाई ये काम हम भी कर सकते हैं, ये काम हम भी करेंगे तो हमको भी थोड़ा सा चांसेस है, अगर गौरव सक्सेसफुल निकल गया, गौरव को हाँ बोल दी बस, तो स्टूडेंट क्या उससे ज्यादा रिलेट कर पाएगा। बहुत ज्यादा फास्ट है तो तुमको समझ ही रहा है कि स्टूडेंट गाली देगा, तुम्हारा जूनियर तुमको गाली देगा, अरे तो ठरकी आदमी था। बहुत लंबा है तो देवदास बोल के तुमको निकल जाएगा। मजा उसको तभी आएगा जब उसको तुम शॉर्ट, तुम नोटिस किए कि हाँ, ऑब्जर्वेशन किए कि हाँ इसका 10 दिन में ये चीज किया तो ये हुआ। सिमिलरली जब हम लोग केमिकल काइनेटिक्स पढ़ते हैं तो केमिकल काइनेटिक्स में भी हम लोग किसके रेट पे फोकस कर रहे होंगे, क्या वो न्यूक्लियर रिएक्शन होगा, क्या वो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होगा जो कि एकदम चुटकियों में खत्म हो गया, यस और नो? नो सर। नो भैया, आपको समय ही नहीं मिला देखने के लिए, एनालाइज करने के लिए, डाले बम फूट गया, डाले प्रेसिपिटेट बन गया, कहां से, जब समय ही नहीं मिला हमको तो हम कहां से उसका काइनेटिक्स को स्टडी करें। So that's why it is very difficult to study the kinetics of nuclear reaction, the kinetics of precipitation reaction, or the kinetics of very very fast reaction. उसके बाद आता है बहुत स्लो रिएक्शन जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, वहां पे भी अब तुम बैठे हुए हो लैब में कि रस्टिंग होगा 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 होगा, तो दैट इज ऑल्सो नॉट वेरी, मतलब कर तो सकते हैं बट उसको भी हम लोग बहुत ज्यादा नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि उसमें भी आपको बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है, उसमें भी रिजल्ट में बहुत ज्यादा एरर आने वाला है। तो बेसिकली हम लोग इस चैप्टर में जिस रिएक्शन को डील कर रहे होंगे वो रिएक्शन कैसे होंगे, जिनका रेट मॉडरेट होगा, जो ना तो बहुत ज्यादा फास्ट है ना बहुत ज्यादा स्लो है। समझ में आया बात? यस हाँ तो नोट करो फटाफट फटाफट नोट करो, ज्यादा चीज तो है। फिर अगर हम लोग बात करें टाइप ऑफ द रिएक्शन, types of the reaction
ये हम लोग बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने स्टेप में खत्म होता है। तो यहाँ पे दो रिएक्शन और पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन, एक पढ़ेंगे यार एलिमेंट्री रिएक्शन, एक पढ़ेंगे यार एलिमेंट्री रिएक्शन। व्हाट इज एलिमेंट्री रिएक्शन? अभी तक आप लोग को अच्छी तरीके से मालूम चल गया होगा कि एलिमेंट्री रिएक्शन सर वैसा रिएक्शन है जो कि सिर्फ और सिर्फ कितने स्टेप में खत्म हो जाए, एक स्टेप में खत्म हो जाए। तो दोज रिएक्शन विच गेट कंप्लीटेड इन सिंगल स्टेप आर कॉल्ड एज व्हाट? एलिमेंट्री रिएक्शन। क्लियर है सबको? एलिमेंट्री रिएक्शन कौन सा रिएक्शन है? दोज रिएक्शन which gets completed in single step, which gets completed in single step. For example, there are many reactions. For example, HI का डिकम्पोजिशन जब अपन लोग करते हैं तो ये सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग मान लो N2O5 का डिकम्पोजिशन करें तो ये भी अगर बात करें तो ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है, ये भी क्या है? सिंगल स्टेप रिएक्शन है। मान लो तुम एसिड बेस का रिएक्शन कराते हो, NaOH प्लस HCl का रिएक्शन कराते हो तो ये भी क्या है? ये भी सिंगल स्टेप रिएक्शन है। तो ऐसा रिएक्शन क्या हो रहा है? ऐसा रिएक्शन क्या हो रहा है? एक स्टेप में खत्म हो जा रहा है। ऐसा रिएक्शन क्या हो जा रहा है? एक स्टेप में खत्म हो जा रहा है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन बोलेंगे। सेकेंड जो टाइप इसमें आता है, उस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जाहिर सा बात है कि ऐसा रिएक्शन जो एक स्टेप में नहीं होता है। तो दोज रिएक्शन which takes place in क्या जी? more than one step, ऐसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में चले उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल H2O2 का डिकम्पोजिशन। सर H2O2 का डिकम्पोजिशन जो है इट इज नॉट अ एलिमेंट्री रिएक्शन। मतलब क्या है? मतलब ये है कि ये रिएक्शन जो है ये कॉम्प्लेक्स है। कैसे सर प्रूव कीजिए? तो बेटा ये तुमको भले ही एक स्टेप में लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन जब इसका मैकेनिज्म पे जाते हैं तो ये रिएक्शन में सबसे पहले H2O2 जो है ये नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। फिर ये पहला स्टेप हो गया। सेकेंड स्टेप में ऐसा दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलके क्या बना लेता है? O2 बना लेता है। दिख रहा है बोर्ड पे सबको क्या लिखा हुआ है? यस सर। ये दिख रहा है? यस सर। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे कितना स्टेप में रिएक्शन खत्म हुआ? दो स्टेप में। H2O2 पहले नेसेंट ऑक्सीजन दिया, फिर दो नेसेंट ऑक्सीजन मिलके क्या बना लिया? O2 बना लिया। तो ऐसा रिएक्शन जो एक से ज्यादा स्टेप में हो रहा है वैसे रिएक्शन को तुम कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलेंगे। और भी कुछ एग्जांपल देखो, जैसे अगर हम लोग मानते हैं कि O3 जो है ये डिकम्पोज करता है, ठीक है, O3 जो है ये डिकम्पोज करता है किसमें? ऑक्सीजन में। बहुत लोगों को लगता है कि ओजोन का डिकम्पोजिशन जब तुम ऑक्सीजन में कर रहे हो तो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है। बेटा लेकिन ये एलिमेंट्री रिएक्शन नहीं है, ठीक है। ये तुम्हारा जो रिएक्शन है, दिस रिएक्शन इज 100% कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। व्हाई सर? बिकॉज ये जो है एक स्टेप में हुआ ही नहीं। पहले स्टेप में क्या हुआ? तो ओजोन ने क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन रिलीज किया। ओजोन ने क्या रिलीज किया? ऑक्सीजन रिलीज किया। ये जो नेसेंट ऑक्सीजन है ये फिर ऑक्सीजन यानी ओजोन से ही कंबाइन करता है एंड देन ये बनाता है क्या? ये बनाता है ऑक्सीजन। तो ये भी क्या हो रहा है? एक स्टेप में नहीं हो रहा है। ये भी क्या हो रहा है? एक स्टेप में नहीं हो रहा है। मतलब क्या है? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है। और एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग बात करें NO2 प्लस F2, ये रिएक्ट करके बनाता है NO2F। ये रिएक्ट करके क्या बनाता है? NO2F। देखने में लग रहा है कि सिंगल स्टेप में हो रहा है, बट सिंगल स्टेप का रिएक्शन नहीं है। अगर इसके मैकेनिज्म पे जाएं तो यहाँ पे ये NO2 प्लस F2 पहले स्टेप में रिएक्ट करेगा, बनाएगा NO2F प्लस एक नेसेंट फ्लोरीन। फिर ये नेसेंट फ्लोरीन जो है वो NO2 के साथ फिर कंबाइन करेगा NO2F। इन दोनों को ऐड करो, क्या आ जाएगा? ये रिएक्शन आ जाएगा। तो ये भी कितना स्टेप में हो रहा है?
2 स्टेप में हो रहा है, 2 से ज्यादा स्टेप में भी हो सकता है। तो जो रिएक्शन 1 से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, जो रिएक्शन 1 से ज्यादा स्टेप में हो रहा है, उस रिएक्शन को आज के बाद से क्या बोलेंगे? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये तो मेरे को पता ही है पहले से भी। और जो रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है, वैसे रिएक्शन को क्या बोलेंगे? एलिमेंट्री रिएक्शन। तो कुछ एग्जांपल आपको कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का पता भी होना चाहिए, कुछ रिएक्शन एलिमेंट्री रिएक्शन का पता भी होना चाहिए। सब तो याद नहीं कर सकते हैं, बट इस चैप्टर में तुमको काफी एलिमेंट्री रिएक्शन याद हो जाने चाहिए और काफी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन विद देयर मैकेनिज्म याद हो जाने चाहिए। ठीक है, आगे चल के काम आएगा, नोट करो। फिर एक और टाइप ऑफ द रिएक्शन एक और तरीके से क्लासिफाई होगा, टाइप्स ऑफ रिएक्शन एक और तरीके से क्लासिफाई होगा। और वो जो टाइप जिसको हम लोग क्लासिफाई करेंगे, दैट इज ऑलरेडी डन इन द थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर। तो एक होगा रिवर्सिबल और दूसरा होगा इरिवर्सिबल रिएक्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है मालूम है तुमको? रिवर्सिबल आगे पीछे दोनों जगह जा सकता है, और इरिवर्सिबल लाइक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, ठीक है, जो कि सिर्फ एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकता है या एक ही डायरेक्शन में स्पॉन्टेनियस होता है, वैसा रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इरिवर्सिबल रिएक्शन बोलते हैं। अब यहाँ पे ये क्यों बता रहे हैं सर? यहाँ पे इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग इस चैप्टर में, हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है हम लोग को, वो किसके बारे में? इरिवर्सिबल के बारे में। वो सिर्फ किसके बारे में है यार? इरिवर्सिबल के बारे में। बाकी रिवर्सिबल का भी रेट ऑफ द रिएक्शन स्टडी किया जा सकता है, बट उसका कॉम्प्लिकेशंस बहुत ज्यादा है, तो उसके बारे में भी जितना जरूरत है वो भी हम लोग पढ़ने की कोशिश करेंगे, बट मेनली आपको फोकस करके चलना है इरिवर्सिबल रिएक्शन को। फिर अगर हम लोग बात करते हैं तो रेट ऑफ द रिएक्शन तब से चिल्लाए जा रहे हैं। ये रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, ये रेट ऑफ द रिएक्शन है क्या? देखो, रेट ऑफ द रिएक्शन बिल्कुल सिंपल चीज है, कुछ है नहीं। रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ये हमको स्पीड ऑफ द रिएक्शन, वेलोसिटी ऑफ द रिएक्शन के बारे में बताता है। मोटा मोटी होता क्या है? तो मोटा मोटी ये होता है कि इट इज चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स या प्रेशर, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स या प्रेशर डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, डिवाइडेड बाय क्या लिखेंगे? चेंज इन टाइम। रेट ऑफ द रिएक्शन, इसका मतलब रेट ऑफ द रिएक्शन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इट कैन बी रिटन with respect to reactant और प्रोडक्ट। यानी आप इस रेट को रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं, आप इस रेट को प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में भी लिख सकते हैं। आपको यहां पे ये पता लग रहा है कि रेट ऑफ द रिएक्शन ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोल्स ऑफ द, अब चाहे तुम रिएक्टेंट देख रहे हो तो मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट लिख दो, मोल्स ऑफ द रिएक्टेंट। इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है, या फिर प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट, या फिर प्रेशर ऑफ द रिएक्टेंट। या तो मोल्स पे डिपेंड करेगा, या कंसंट्रेशन के टर्म्स में लिखेंगे, या मोल्स के टर्म्स में लिखेंगे, या प्रेशर के टर्म्स में लिखेंगे। क्या रेट को मास के टर्म में लिख सकते हैं? तो कभी भी मास के टर्म में रेट को नहीं लिखेंगे, या तो कंसंट्रेशन या मोल्स या फिर प्रेशर। नोट करिए केमिकल काइनेटिक्स में। तो अब हम लोग आ गए कॉम्प्लेक्स रिएक्शन डिफाइन कर दिए, एलिमेंट्री रिएक्शन डिफाइन कर दिए, और अब रेट ऑफ द रिएक्शन को भी डिफाइन कर दिए। रेट ऑफ द रिएक्शन दो तरह से हो सकता है, ठीक है, दो तरीके से लिख सकते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन को। रेट ऑफ द रिएक्शन जो है ये दो टाइप से लिख देंगे, एक तो होगा एवरेज, रेट ऑफ द रिएक्शन, एक तो होगा एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन या एवरेज रेट, और दूसरा जो रेट होगा इसके बारे में भी पढ़ेंगे, इसको हम बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस रेट, ठीक है। एक रेट को क्या बोलेंगे? एवरेज रेट बोलेंगे, और एक रेट को क्या बोलेंगे? इंस्टेंटेनियस रेट बोलेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। अब मान लो कि ये क्या है वो तभी समझ में आएगा। मान लो एक रिएक्शन, लेट कंसिडर अ रिएक्शन,
ठीक है, कंसिडर अ रिएक्शन, एक रिएक्शन हम लोग कंसिडर करते हैं, ठीक है। तो ये मान लो एक रिएक्शन हम लोग कंसिडर की, ये एक रिएक्शन हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। ये रिएक्शन ए से बी से, ठीक है, क्या बना रहा है भाई, सी और डी बना रहा है। अब मान लो कि इस रिएक्शन में एट टी इज इक्वल टू 0 इसका कॉन्सेंट्रेशन था ए नॉट, इसका कॉन्सेंट्रेशन था बी नॉट, ये था तुम्हारा 0, ये था तुम्हारा 0, ठीक है। ये ए नॉट था, ये बी नॉट है, ये 0 है, ये 0 है। यहां टी इज इक्वल टू 0 भी दे सकता है, टी इज इक्वल टू कोई और टाइम भी दे सकता है, कोई मतलब नहीं। मान लो टी इज इक्वल टू टी पे गए, एक्सटेंट ऑफ द रिएक्शन मान लो एक्स है, तो ये बचा कितना, ए नॉट माइनस ए एक्स, ठीक है। ये कितना बचा, अगर एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन एक्स है तो ए नॉट माइनस ए एक्स, और ये हो जाएगा बी नॉट माइनस बी एक्स, तो ये कितना बना सी एक्स, और ये कितना बना, ठीक है, ये कितना बना सी एक्स, और ये कितना बना डी एक्स। क्लियर है सबको? यस यस सर। ये हो गया टाइम टी की बात। अब देखो, जब टाइम टी की बात हो गई, टाइम टी की जब बात हो गई, तो हम लोग लिखते हैं क्या, हम लोग लिखते हैं डेल्टा ऑफ ए बाय डेल्टा टी। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन टाइम, और एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन भी यही है। एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन या मोल्स या प्रेशर डिवाइडेड बाय क्या जी, चेंज इन टाइम डिवाइडेड बाय क्या, चेंज इन टाइम। तो ये जो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिखे, डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिखे, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। अब मुझे जरा ये बताओ कि ए का, अगर हम लोग बात करें, ए का कॉन्सेंट्रेशन समय के साथ बढ़ेगा या समय के साथ घटेगा, तो क्या बोलोगे? घटेगा। घटेगा। ऑब्वियस सी बात है कि सर, ऑब्वियस सी बात है कि सर घटेगा। तो अगर मैं यहां पे माइनस लगा दूं तो ये टर्म क्या बन जाएगा, ये टर्म बन जाएगा एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज, एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए। समझ में आ रहा है कि नहीं बात? अगर मैं यहां माइनस लगा दूं तो क्या बन जाएगा, एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए बन जाएगा या नहीं बन जाएगा? यस सर। अब इस एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए को लिखो, क्या लिखोगे, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। तो फाइनल कॉन्सेंट्रेशन कितना है, तो बोलोगे सर ए नॉट माइनस ए एक्स, इनिशियल क्या था सर माइनस ए नॉट, टाइम का चेंज सर T2 माइनस T1, तो T2 कितना है T, T1 कितना है 0। तो यहां पे अगर मैं बात करूं, यहां पे अगर मैं बात करूं, तो ये जो टर्म आ रहा है, ये टर्म आ जाएगा माइनस ए एक्स बाई टी। तो यहां पे अगर माइनस लगा दिए तो ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? यस सर। सर, तो पहले माइनस यहाँ पे नहीं लगाते, ठीक है, मान लो तो ये आएगा माइनस ए एक्स बाई टी। तो जाहिर सा बात है कि कॉन्सेंट्रेशन घट रहा है, तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो फाइनली अगर मैं बात करूं तो माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी, ये कितना आ गया, ए एक्स बाई टी आ गया। क्लियर है सबको ये चीज? यस जल्दी सर। लिखो इसको, फटाफट लिखो, बोर्ड पे जगह थोड़ा सा कम है, जल्दी लिखो इसको। तो फिर से एक बार लिख लेते हैं ए, तुम लोग के पास तो लिखा हुआ है, मेरे पास एक बार फिर से इसको लिख लेते हैं टी सी, और ये हो गया डी डी, ये हो गया ए नॉट माइनस ए एक्स, ये हो गया था बी नॉट माइनस बी एक्स, ये हो गया था सी एक्स, ये हो गया था डी एक्स। और हम लोग निकाल चुके हैं रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, दैट इज माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी। ये वैल्यू जो आया, ये वैल्यू कितना आया भाई, ये वैल्यू कितना आया, ए एक्स बाई टी आया कि नहीं आया, जल्दी बोलो। यस सर। ये वैल्यू आया ए एक्स बाई टी। फिर अगर हम लोग निकाले माइनस डेल्टा बी बाय डेल्टा टी,
तो ये वैल्यू डेफिनेटली कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, bx/t आएगा कि नहीं आएगा, जल्दी बोलो। Yes, sir. इसी तरह से तुम अगर डेल्टा c बाय डेल्टा टी कैलकुलेट करोगे, ये वैल्यू cx/t आएगा कि नहीं आएगा, Yes, sir. Yes, sir. और डेल्टा d बाय डेल्टा टी कैलकुलेट करो तो ये वैल्यू तुम्हारा dx/t आएगा कि नहीं आएगा। Yes, sir. अब तुमको पता है कि सर सबका नाम अलग अलग है, बिल्कुल। ये तुम्हारा, इसको तुम बोल रहे थे क्या, इसको तुम बोल रहे थे एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, इसको तुम बोले एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी, इसको तुम क्या बोलोगे, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी, और इसको तुम क्या बोलोगे, एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डी। मैं तुमसे पूछूं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसको बोलेंगे, अगर मैं तुमसे पूछता हूं कि विच इज द रेट ऑफ रिएक्शन हियर, तो क्या बोलोगे, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। क्योंकि लोग लिखते हैं किताबों में, कॉपियों में, रेट ऑफ द रिएक्शन इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और रेट ऑफ इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। अब इन सबको क्या तुम रेट बोलोगे, या इसको रेट बोलेंगे, सर इसको रेट नहीं बोलेंगे, क्या होगा, रेट ऑफ द रिएक्शन किसको बोलोगे। और सब में से कोई एक को, मतलब कुछ भी को, एक को। गलत है, किसको बोलेंगे भाई रेट ऑफ द रिएक्शन। हाँ भाई, ये कौन पढ़ लिया, ये सब टॉपिक सब तो पढ़ ही लिया है, फिर जी में भी पढ़ाई हो गया है। हाँ जी बियानी बाबू, किसको बोलेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। किसी को भी बोल सकते हैं। किसी को भी बोल सकते हैं। सौम्य कुमार, किसको बोलेंगे रेट ऑफ द रिएक्शन। सर किसी को नहीं, वहाँ उसका जो कोफिशिएंट है वो डिवीजन में होगा तब होगा। काहे, उससे क्या हो जाएगा डिवीजन करने से। तो आयोनिक सर इक्विलिब्रियम में तो कुछ और पढ़े थे, मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ठीक है, प्रोडक्ट चुप रहो डिवाइडेड। तुम मुंह मत खोलो अभी, ये करो, कंफ्यूज मत करो सबको अभी। ठीक है, क्या पढ़ी तो उसको भूल जाओ अभी। देखो अगर मैं बात करूं, ये जस्ट अ मिनट कॉलिंग, बोल रहा था कि अगर तुम लोग एक चीज नोटिस करो कि अगर मैं -1/a डेल्टा ए बाय डेल्टा टी लिख दूं तो ये वैल्यू कितनी आ जाती है, x/t आती है। अगर मैं बात करूं 1/b डेल्टा b बाय डेल्टा टी, ये वैल्यू भी कितनी आ जाती है, x/t। अगर मैं बात करूं 1/c, ठीक है, 1/c डेल्टा c बाय डेल्टा टी, तो ये वैल्यू भी कितनी आ जाती है, x/t। अगर मैं बात करूं 1/d डेल्टा d बाय डेल्टा टी, ये भी कितना आ जाएगा, x/t। और ये सबकी वैल्यू बराबर आ रही है, x/t के बराबर आ रही है। मतलब याद ये रखना था या ध्यान ये देना था कि जो रेट ऑफ द रिएक्शन है, ये इसके बराबर हो सकता था, ऐसा नहीं है कि इसके बराबर नहीं हो सकता था, लेकिन कब होता, जब ये सारा कोएफिशिएंट बराबर होता। जल्दी बोलो, a = b c = d होता, तो ये सारा जो रेट तुम लिखे, चाहे रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सी लिखे, चाहे एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डी लिखे, चाहे एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए लिखे, चाहे एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी लिखे, ये सब रेट ऑफ द रिएक्शन होता कब, जब सारा कोएफिशिएंट क्या होता, इक्वल होता। यस और नो। Yes, सर यस सर। तो कहने का मतलब यह है कि द रेट ऑफ द रिएक्शन विल बी, आइदर तुम इसको लिख सकते हो -1/a डेल्टा a बाय डेल्टा t, या फिर -1/b डेल्टा b बाय डेल्टा t, या फिर 1/c डेल्टा c बाय डेल्टा t, या फिर 1/d डेल्टा d बाय डेल्टा t। इस चीज को बेटा हम लोग बोलते हैं एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। इस चीज को हम लोग बोलते हैं क्या, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन।
नोट करो इसको जल्दी से सकते हो कि रेट ऑफ द रिएक्शन एक्चुअली में मैथमेटिकली क्या है। तो तुम लोग को क्या दिख रहा है कि जो तुम्हारा एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन है, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, इसको ज्यादा एक्यूरेटली बोलते हैं स्पेसिफिक एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। ठीक है, इसको ज्यादा स्पेसिफिकली या ज्यादा करेक्टली बोलते हैं स्पेसिफिक एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। तो ये क्या है, ये बेसिकली अगर तुम देखो तो क्या किया तुमने रेट ऑफ इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है, को डिवाइड किया किससे, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट। किससे डिवाइड किया भाई, स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड किया। क्लियर है सबको, यही है तुम्हारा क्या, एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन, यही तुम्हारा क्या है, स्पेसिफिक एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन। अगर तुमसे मैं पूछूं कि क्या रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का, यानी कि रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ रिएक्टेंट, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट और रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट सेम होगा, क्या ये स्टेटमेंट सही है? तो क्या बोलोगे? नो सर, कर फॉल्स स्टेटमेंट। ये स्टेटमेंट सही है? तो सर ये स्टेटमेंट सही नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है। अब मैं तुमको अगर बोलूं कि क्या स्पेसिफिक, सुनना ध्यान से, अगर मैं तुमको बोलूं कि स्पेसिफिक एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू स्पेसिफिक एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट है, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? यस सर। यस सर, दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट सर। तो कहने का मतलब ये है सर कि आपने जो ये टर्म लिखा है ना, जो ये टर्म लिखा है ना, ये आपको पता है इक्वल है। आईआईटी इसी को स्टेटमेंट में बुला के पूछ देगा हमसे, हम तुमसे क्या पूछे कि क्या रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है, इज ऑलवेज इक्वल टू, मैंने जो तुमसे पूछा, इज ऑलवेज इक्वल टू रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट। तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट हो गया फॉल्स स्टेटमेंट। लेकिन अगर यहीं पे वो लिखता है क्या, वो लिखता है स्पेसिफिक एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू स्पेसिफिक एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट। ऑलवेज, ये ऑलवेज सही है कि नहीं है, जल्दी बोलो। Yes. दिस इज करेक्ट ऑलवेज, दिस इज ट्रू ऑलवेज, ये हमेशा सही रहेगा, ये हमेशा याद रखना। तो यहां पे ये जो टर्म्स लिखे हुए हैं, दे आर बेसिकली रिप्रेजेंटिंग व्हाट, दे आर रिप्रेजेंटिंग, 10 बार घर में समझ लेना, स्पेसिफिक एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ रिएक्टेंट। ये जो दोनों टर्म है ये भी लिख लेना, स्पेसिफिक एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ क्या, प्रोडक्ट। क्लियर है सबको ये चीज, बेसिक चीज? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर। और बाकी लोग भी बोलना शुरू कर दो, दिमाग में और Yes, sir. Yes, sir. होने के लिए नहीं आया। एक रिएक्शन चल रहा है दैट इज R2P, ठीक है, एट T इज इक्वल टू 0, इसका मान लो कॉन्सेंट्रेशन R1 था, एट T इज इक्वल टू T इसका कॉन्सेंट्रेशन R2 हो गया। और हम लोग को पता करना है कि रेट ऑफ द रिएक्शन क्या है। तो रेट ऑफ द रिएक्शन जो है, रेट ऑफ द रिएक्शन जो है वो तुम क्या लिखोगे, R2 माइनस R1 एंड ये मान लो कि T1 ले लेते हैं, दिस इज T2 एंड दिस इज यार T1, ठीक है, दैट इज T2 माइनस T1, या तुम इसको लिखोगे डेल्टा R बाय डेल्टा T। अब अगर सिंपल सी बात है कि डेल्टा R बाय डेल्टा T में अगर डेल्टा T टेंड्स टू 0 हो गया तो यही रिएक्शन को अब तुम लोग क्या बोलने लगोगे, इंस्टैन्टेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। कोई डाउट किसी को?
No, sir. यहीं पे डेल्टा टी टेंस टू 0 हो गया तो हम लोग रेट को अब क्या बोलेंगे, एवरेज नहीं बोलेंगे, रेट को हम लोग क्या बोलेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ द रिएक्शन। फटाफट नोट करो इसको, छोटा सा चीज। तो फटाफट हम लोग लिख लेंगे कि अगर हमारा रिएक्शन चल रहा है ए टू बी सी और ये चला गया सी सी से डी डी, ये मान लीजिए हम लोग डेल्टा टी टेंस टू 0 पे एनालाइज कर रहे हैं। तो डेल्टा टी टेंस टू 0 पे जब एनालाइज कर रहे हैं तो मान लो कि यार ये ए नॉट था, फिर बाद में ये ए नॉट माइनस क्या हो गया ए, इसी तरह से ये बी नॉट था, ये 0 था, ये 0 था, बाद में ये हो गया बी नॉट माइनस, ठीक है, बी नॉट माइनस बी एक्स, ये हो गया यार सी एक्स, ये हो गया क्या यार डी एक्स। अब मैं यहाँ पे ये निकालना चाहता हूं कि यार फाइनली माइनस डी ए बाई डी टी लिखते तो क्या आता, उसी तरह से यार ए एक्स बाई टी आता, माइनस डीबी बाई डी टी लिखते तो क्या आता, बी एक्स बाय टी आता, डीसी बाई डी टी लिखते तो क्या आता, तो सी एक्स बाई टी आता, डी बाई डी टी लिखते तो क्या आता, dx by t. तो तुम्हारा dx बाय टी आता। तो यहाँ पर एवरेज वर्ड मत जोड़ना, ये सारा क्या है, सिर्फ रेट है। यहाँ पे एवरेज वर्ड जुड़ेगा क्या, ये जैसे क्या बोलोगे, इसको क्या बोलोगे, इसको तुम बोलोगे सिर्फ एवरेज मत लगाना, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ ए, इसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ बी, इसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ ए, इसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ, सॉरी ए नहीं सी, इसको क्या बोलोगे, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ डी। क्लियर है सबको। अब यहीं से अगर यहीं से हम लोग एक चीज और लिख लें, जो कि हम लोग लिखते पिछले बार भी लिख चुके हैं ऑलरेडी, कि -1 बाय ए डी ए बाय डी टी इज इक्वल टू 1 बाय बी डीसी बाय डी टी इज इक्वल टू 1 बाय सी डीसी बाय डी टी इज इक्वल टू 1 बाय डी डी बाय डी टी, ये सारा इक्वल है। अब पहले इसको क्या बोले थे, पहले इसको क्या बोले थे, जल्दी बोलो जल्दी, पहले इस टर्म को क्या बोल रहे थे, Average rate, specific स्पेसिफिक एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन बोल रहे थे। अब खाली एवरेज हटा के जो बोले थे वही बोल दो, इसको बोलेंगे स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन एंड दैट इज नथिंग बट x बाय t, स्पेसिफिक रेट ऑफ द रिएक्शन। तो एक बार इसको और लिख लो इंस्टेंटेनियस के टर्म में। क्वेश्चन लिखो एक, देखो फॉर द रिएक्शन बच्चा वाला क्वेश्चन है। फॉर द रिएक्शन 2N2O5 गिविंग 4NO2 plus O2, 4NO2 plus O2, if O2 is getting formed, if O2 is getting formed at an average rate of दिया 10 मोल पर सेकेंड, ठीक है, then find the average rate of decrease, average rate of decrease of N2O5 and average rate of increase of NO2। और बेसिक क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नोट करो सब कुछ। द रिएक्शन N2 plus 3H2 forming 2NH3, ammonia is formed at an average rate of
5 moles per second, 5 moles per second between time t1 and t2, between time t1 and t2. Then find the average rate of decrease of N2 and decrease of H2 in the same time interval, in the same time interval. I think both questions are visible. Yes, very clearly visible. थोड़ा सा इसको इधर कर देंगे तो पूरा visible हो जाएगा. चलो चलो यार, बच्चा वाला क्वेश्चन है, इससे बच्चा वाला क्वेश्चन हो नहीं सकता. जल्दी जल्दी आंसर बताओ. ठीक है, एवरेज रेट ऑफ 10 मोल्स पर सेकंड दिया हुआ है. ये किसके रिस्पेक्ट में दिया हुआ है? तो O2 बोल रहा है कि इस रेट से बन रहा है. तो O2 अगर इस रेट से बन रहा है तो मतलब हमें दिया हुआ है dO2/dt. ठीक है, और dO2/dt का वैल्यू कितना है? 10 है. 10 मोल पर सेकंड कितना है भाई? 10 है. ठीक है, एवरेज है तो स्मॉल डी मत लगाना, डेल्टा लगा देना. ठीक है, पूछ रहा है कि फाइंड एवरेज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ N2O5 एंड एवरेज रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ NO2. तो हमें क्या पता है? हमें पता है कि 1/2 ऑफ डेल्टा A बाय डेल्टा. वैल्यू 10 दी गई है. और हमें क्या पता है कि हमें निकालने बोला है पहले तो dNO2/dt, dNO2/dt. तो dNO2/dt हम लोग लिख सकते हैं ना कि 1/4 इज इक्वल टू कितना भाई? 1/4 इज इक्वल टू कितना? 1 dO2/dt. ये 1/1 हो जाएगा. तो अगर dNO2/dt निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? 4 टाइम्स dO2/dt लिखना पड़ेगा. तो पहला का आंसर कितना हो जाएगा? 40 मोल पर सेकंड. क्लियर है सबको? सेकंड चीज बोल रहा है एवरेज रेट ऑफ. ठीक है, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें NO2 का तो इंक्रीज निकाल लिए. अब बोल रहा है डिक्रीज भी निकालना है N2O5 का. तो dN2O5 बाय dt ये कितना टाइम्स लेंगे? 1/2 टाइम्स. ये किसके बराबर होगा? ये होगा 1/1 dO2/dt. तो ये हो जाएगा यार dN2O5/dt इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ दिस. तो 2 टाइम्स यानी 2 into 10 दैट इज 20 मोल्स पर सेकंड. क्लियर है सबको आंसर? यस सर. यस सर. हाँ, तो इसी तरह से ये भी क्वेश्चन नंबर 1 बन गया, क्वेश्चन नंबर 2 बन गया. इसका आंसर निकल गया सबका? यस. क्या आंसर आया भाई? और NH3 का जो 10 और N2 और H2 का माइनस. अरे बाकी लोग क्या कर रहा है? आंसर पूछ रहा है. सबका आंसर क्यों नहीं बोल रहा है? सबका आंसर हमको सुन, सबका एक एक हमको आवाज आना चाहिए. आवाज भले मैच कर जाए उससे सुनाई दे, उसका कोई मतलब नहीं है. हम जब पूछे वो सबका आवाज चाहिए. हमें आंसर क्या आ रहा है? NH3 का सर 10 और N2 और H2 का माइनस है. 10 आया. 10 सर. Average rate of ammonia is getting formed. Ammonia is getting formed मतलब dNH3/dt. ये दिया हुआ है 5 और हमें पूछ रहा है N2 और H2 का डिक्रीज निकालना है. तो हम लोग को पता है कि dN2/dt ये कितना हो जाएगा? 1 ये हो जाएगा 1/2 dNH3/dt. तो पहले का आंसर आ जाएगा 5/2 मोल्स पर सेकेंड. ठीक है. सेकेंड क्वेश्चन dH2/dt ये आ जाएगा कितना? 1 ये आ जाएगा 1/3 इज इक्वल टू 1/2. तो फाइनली ये इधर चला जाएगा.
इधर चला जाएगा तो कितना आ जाएगा 3/2 ऑफ DNH3/dt, यानी आंसर कितना आ जाएगा ये 15/2 3/2 इंटू 5 यानी कि 15/2 मोल्स पर सेकेंड। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। हाँ भाई क्लियर है सबको? तो नोट कर लियो, सबका आंसर आ ही गया है। सबका आंसर आ गया ना भाई? वाह बेटा, गजब 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 गजब। इसको हम भरे करते डालो। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, हेडिंग डाल दो लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन यार, जल्दी बताओ। ऑलरेडी डन इन केमिकल कंजर्वेशन ऑफ मास। हथौड़ा और थोड़ा कहीं पड़ा हुआ है तो जाओ उसको सर मार लो, हथौड़ा नहीं तो दीवार पे जाके सर मार लो, ठीक है? हो सकता है कि थोड़ा सा दिमाग घूमे तो दिमाग में जो कचरा भरा हुआ है वो निकल जाए। हाँ भाई, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? रिकॉर्डिंग रोकना मत, सब तुम लोग का ये जो है ना पूरा दुनिया को देखना चाहिए तुम लोग कितना नालायक हो। इसलिए रिकॉर्डिंग रोकना मत। व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? आई वांट टू हियर व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन, जल्दी बताओ। यस सर, वो हाँ बोलो, हम सुन रहे हैं। इक्विलिब्रियम वाला कि Kc इक्वल टू क्या रिएक्शन इक्विलिब्रियम वाला केस यार? The क्या इक्विलिब्रियम वाला केस? concentration of product by concentration तुम of तो बोलो reactant. मत यार, तुम तो बोलो मत भाई, कोई और बोलो। लॉ ऑफ मास एक्शन, व्हाट इज लॉ ऑफ मास एक्शन? Sir, concentration of The product by rate of reaction concentration. is product of active masses raised to the stoichiometric coefficient. गूगल कर लिया? हम लोग पढ़े थे वीडियो सर बार बार रिपीट किया क्या बोल रहा इक्विलिब्रियम है? वीडियो और ऑडियो शायद आपका रिपीट किया है। हाँ यार, ऐसा है क्या? नहीं बाकी सर, लोग के साथ भी? नहीं नहीं ठीक सर। है, तुम्हारा नेटवर्क प्रॉब्लम है, ठीक है। हाँ भाई, हाँ सॉरी, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या है जी? और कोई? हम बोल रहे हैं कि सर एक बार सुन लीजिए मेरा पूरा। तो आप सुन के सारा दर्द हो जाता है। जल्दी बोलो, पार करो जल्दी बोल के। पैरासीटामोल खा लीजिएगा, पर सुन लीजिए। खाया ये सर दर्द करवाए, खाया पैरासीटामोल खाए, तुम जाके पैरासीटामोल खाओ। जल्दी बोलो जो बोल रहे हैं। सर देखिए सर, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, और हर एक कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर उसका मोल जो लिया, नंबर ऑफ मोल्स, वो करेंगे। हे भगवान, अरे चप्पल है, कटोरा है, बेलन है, कुछ भी लेके सबको ही अपने माथा में मारो। तुम लोग को लॉ ऑफ मास एक्शन क्लास 12 में नहीं पता है, ठीक है? इट इज वेरी सिंपल। लिखो लॉ ऑफ मास एक्शन states that law of mass action states that the rate of reaction is directly proportional to the rate of reaction is directly proportional to the rate of the reaction is directly proportional to the active masses of reactant, directly proportional to the active masses of reactant, directly proportional to the active masses of reactant raised to some power which is equal to their stoichiometric coefficient, which is equal to their stoichiometric coefficient. तो A और B ये एक्टिव मास है, एक्टिव मास मतलब कॉन्सेंट्रेशन, बाप रे बाप, एक्टिव मास ऑफ A, this is active mass of B, this is active mass of B. तो सर रेट ऑफ रिएक्शन जो हुआ, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटा के लिखे
तो ये आ गया A का पावर A, B का पावर B, ये आ गया रेट ऑफ द रिएक्शन। अब यही चीज अगर मैं पूछूं कि लॉ ऑफ मास एक्शन क्या ऑलवेज वैलिड है, आंसर क्या होगा? Always valid, yes. लॉ ऑफ मास एक्शन, सौम्य कुमार बताइए, पढ़ा हुआ है तुम लोग का टॉपिक, तुम लोग को तोता की तरह बोलना चाहिए हर टॉपिक में। लॉ ऑफ मास एक्शन इज ऑलवेज वैलिड और इट इज नॉट वैलिड ऑलवेज, व्हेन इट इज वैलिड देन इफ इट इज नॉट वैलिड ऑलवेज। It is Sir, valid only when the reactants are taken in a मतलब in their molar ratio. माफ करो भाई, तुम माफ करो। हाँ, बाकी कोई और? sir, only valid when the reaction is of first order. वाह रे बेटा, ताली मारो, ताली सबको इसके लिए ताली मारो, जोर जोर से ताली मारो, तो सुनना चाहिए इसको ताली। ओनली वैलिड व्हेन रिएक्शन इज ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। चल मार लो भाई, चल मार लो तुम लोग। लॉ ऑफ मास एक्शन, लॉ ऑफ मास एक्शन, पता नहीं क्या पढ़े हो तुम लोग। लॉ ऑफ मास एक्शन इज वैलिड ओनली फॉर एलिमेंट्री रिएक्शन। कोई बुक में नहीं लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि सबको लगता है ये तो अंडरस्टूड चीजें हैं, सबको मालूम ही होगा। इट इज वैलिड ओनली फॉर क्या? एलिमेंट्री रिएक्शन एंड नॉट फॉर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मतलब जाहिर सा बात है कि ये जो रिएक्शन तुम लिए 100% दिस रिएक्शन is 100% elementary, is 100% elementary reaction। सिर्फ किसके लिए वैलिड है? एलिमेंट्री रिएक्शन के लिए वैलिड है। सिर्फ किसके लिए वैलिड है? एलिमेंट्री रिएक्शन। मान लो मैं बोल देता कि सपोज करिए मेरे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी और ये दे रहा है सी, और ये मान लो दूसरा रिएक्शन ले लेते। मान लो मैं कोई रिएक्शन इस तरह से ले लेता कि सपोज करिए आपका कि P प्लस Q ये फॉर्म कर रहा है R प्लस S, और ये मुझे पता है कि दिस इज अ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, ये गिवन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन ये गिवन है क्वेश्चन में। तो आप यहां पे अगर रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P का पावर 1 और Q का पावर 1, तो ये आपसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता, फिर कभी भी ऐसा नहीं होगा। ठीक है, रेट ऑफ द रिएक्शन इसके बराबर कॉम्प्लेक्स रिएक्शन में नहीं होगा, मतलब लॉ ऑफ मास एक्शन कॉम्प्लेक्स के लिए वैलिड नहीं है। पहले इसको नोट करो जल्दी से, नालायक मूर्ख, बाप रे बाप। ऑफ मास एक्शन ये किसके लिए वैलिड नहीं है भाई? कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए कभी भी वैलिड नहीं है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। मतलब कि अगर आपके पास कोई रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, मान लो लिख देते AP, ठीक है, लिख देते BQ, और ये दे रहा था, कुछ भी दे रहा होता, प्रोडक्ट कुछ भी दे रहा होता, ठीक है। तो यहां पे रेट को जब आप लिखोगे तो रेट कांस्टेंट P का पावर अल्फा, और अगर हम बात करें तो Q का पावर क्या आएगा? बीटा। अब ये अल्फा प्लस बीटा ही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। यही क्या होगा? ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। ये ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसे डिटरमाइन करेंगे सर? तो इट इज डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली। इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। इसको कैसे डिटरमाइन करेंगे? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करेंगे। क्लियर है सबको? यस और नो? Yes, sir. अल्फा प्लस बीटा इज द ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन होता तो क्या होता? A प्लस बी हो जाता ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। क्लियर है सबको? क्लियर है? जल्दी बोलो। Yes, sir. यस सर, इट इज 100% क्लियर। अब जब आप इसको एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन करोगे तो ये अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू शायद A प्लस बी के इक्वल भी आ सकता है,
लेकिन हमेशा आए इसका कोई गारंटी नहीं है। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसलिए लॉ ऑफ मास एक्शन मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए वैलिड नहीं है। अब आप बोलोगे सर एक्सपेरिमेंटली का मतलब क्या हुआ? अब आप बोलोगे सर एक्सपेरिमेंटली का मतलब क्या हुआ? मान लीजिए आपका यही वाला रिएक्शन था, हम बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू 0 पे, हम बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू t1 पे, ठीक है, और हम बात कर रहे हैं t इज इक्वल टू किसी भी टाइम पे, या तीन अलग अलग केस ले ले रहे हैं, ठीक है, तीन अलग अलग केस ले ले रहे हैं। एक बार ले ले रहे हैं p, एक बार ले ले रहे हैं q, इसका कॉन्सेंट्रेशन था p1, इसका कॉन्सेंट्रेशन था, मान लो इसका कॉन्सेंट्रेशन था p1, इसका कॉन्सेंट्रेशन था q1, और इस समय रेट को ले ले रहे हैं, इस समय रेट को ले ले रहे हैं r1। फिर एक कंडीशन लिए, जब ये था P2, ये था Q1, रेट था R2। फिर एक कंडीशन ले रहे हैं P3, ये था सॉरी P3 नहीं, इसको मान लो ले लिए P1 और इसको ले लिए यार Q2, रेट था R3। तीन कंडीशन ले रहे हैं। ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ P, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ Q। जब कंसेंट्रेशन P1 था, जब कंसेंट्रेशन Q1 था, तो उस समय रेट क्या था? R1। क्लियर है पहला कंडीशन? यस सर, अरे जल्दी बोलो। यस सर, Yes, sir. जब 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 P का कंसंट्रेशन P2 था, Q का कंसंट्रेशन को Q1 ही रखे, तब रेट है R2। क्लियर है ये चीज? Yes. यस यस, और जब P1, एक बार P का कंसंट्रेशन P1 था, Q का कंसंट्रेशन Q2 था, तब रेट क्या था? R3। तो हम लोग लिख सकते हैं कि R1 का वैल्यू रेट कांस्टेंट, यहाँ पे K क्या है? यहाँ पे K क्या है यार? K है द रेट कांस्टेंट। K को मैंने बताना भूल गया, K है रेट कांस्टेंट। और रेट कांस्टेंट सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? आप लोगों को ये भी चीज बता दिया गया हो केमिकल इक्विलिब्रियम में, Temperature. ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। टेम्परेचर को छोड़कर कुछ भी चेंज कर दीजिए, रेट कांस्टेंट चेंज होने वाला, रेट कांस्टेंट चेंज होने वाला, रेट कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है, रेट कांस्टेंट चेंज होने वाला नहीं है। तो मैं अगर R1 लिखूं तो R1 क्या लिख सकता हूं? पहली बार में P1 का पावर अल्फा, Q1 का पावर बीटा, और इंटू K। मुझे R2 लिखना हो तो R2 क्या लिख सकता हूं? P2 का पावर अल्फा, ध्यान से देखना, Q1 का पावर बीटा K। R3 क्या लिख सकता हूं? P1 का पावर अल्फा, Q2 का पावर बीटा इंटू K। क्लियर है सबको? Yes. अरे जल्दी बोलो। यस सर, यस What is R1? What is R1 by R2? R1 by R2 करो, क्या कैंसिल आउट हो जाएगा? K कैंसिल आउट हो गया, Q1 का पावर बीटा, Q1 का पावर बीटा कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या? P1 by P2 का पावर, P1 by P2 का पावर अल्फा। तो अल्फा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा, अल्फा का वैल्यू यहां से निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? जल्दी बोलो। निकल Yes, जाएगा sir. सर। हाँ, तो अल्फा का वैल्यू अगर यहां से निकालने की कोशिश करें तो अल्फा के वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों साइड यार लॉग लगा देंगे। जल्दी बोलो। यस हाँ सर. तो log R1 by R2 लिख देंगे, ये हो जाएगा अल्फा log P1 बाय, ठीक है, log P1 बाय P2। तो अल्फा का वैल्यू जो आया वो आ गया log R1 बाय R2 बाय log P1 बाय P2, मतलब एक्सपेरिमेंट के डेटा से अल्फा निकाला गया। इसलिए लोग बोलते हैं कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को पता करते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट, यानी ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल डिटरमाइंड क्वांटिटी है। ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन कैसा क्वांटिटी है? एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड क्वांटिटी है। अगर मैं यहीं पे R1 by R2 नहीं करता, R1 by R3 कर लेता, R1 by R3 में ये कट जाता तो Q1 by Q2 हो जाता, ये Q1 by Q2 हो जाता, पावर क्या हो जाता? बीटा हो जाता। जल्दी बोलो, तो यहां से बीटा निकल जाता। बीटा कितना निकलता है? जल्दी बोलो। log R1 by R3 by log Q1 by Q2। जल्दी बोलो, यही आता। यस यस सर, यही आता। अब मुझे एक बात बताओ कि
अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा प्लस बीटा को हम क्या बोल रहे हैं, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? Yes. Yes, sir. सिर्फ अल्फा को क्या बोलेंगे, 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 ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट पी। सिर्फ बीटा को क्या बोलेंगे, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू क्यू। ये सब क्वेश्चन में ये सब लाइन मेंशन रहेगा, नहीं पता लगा कि ये सब को क्या बोलते हैं तो न्यूमेरिकल एक बनने वाला नहीं। अल्फा क्या है, अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा? Order Order of reaction with respect to P and बीटा क्या है, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। नोट करो इसको, बोर्ड पे जगह नहीं है। ए बी बी प्रोडक्ट दे रहा है और हमें पता है कि ये एलिमेंट्री रिएक्शन है, हमें पता है कि एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो रेट का वैल्यू के ए और यहां पे मान लो हम लिख देते हैं अल्फा और यहां लिख देते हैं बी का पावर बीटा, तो 100% अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ए प्लस बी के बराबर होगा। क्लियर है ये चीज? Yes. अगर ये रिएक्शन एलिमेंट्री है तो 100% अल्फा का वैल्यू ए है, बीटा का वैल्यू बी है। 100% अल्फा का वैल्यू ए है, 100% बीटा का वैल्यू बी है। लेकिन अगर मान लो यही ये केस 1 था, यही केस बी लिख लो कि अगर तुम्हारा ए का पावर ए बी का पावर बी ये रिएक्शन कोई होता, ये प्रोडक्ट दे रहा होता और हमको पता है कि ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, ये कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है, तो 100% जो तुम रेट लिखते दैट इज के इंटू ए का पावर अल्फा एंड बी का पावर बीटा, बी का पावर बीटा, तो अल्फा का वैल्यू ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। बीटा का वैल्यू बी के बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ए प्लस बी के बराबर हो भी सकता है, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ए प्लस बी के बराबर नहीं भी हो सकता है। और थर्ड केस कि अगर मान लो इस रिएक्शन में अल्फा प्लस ये आ गया, कोई रिएक्शन है, मुझे नहीं पता कि एलिमेंट्री है कि कॉम्प्लेक्स, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू ए प्लस बी आ गया, तो क्या लिख देंगे कि रिएक्शन, मान लो मैंने लिख दिया ये देखिए कि रिएक्शन इज ऑलवेज, मैंने लिख दिया ये देखिए कि रिएक्शन इज ऑलवेज 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 एलिमेंट्री। सही है ये? No, sir. False. अरे ये स्टेटमेंट फॉल्स है, ऑलवेज, ये ऑलवेज की वजह से फॉल्स हो गया, तो दिस स्टेटमेंट इज बेटा फॉल्स। मतलब अगर एलिमेंट्री रिएक्शन है तो अल्फा ए है बीटा बी है, बट अगर अल्फा ए है बीटा बी है तो रिएक्शन एलिमेंट्री होगा, यानी वाइस वर्सा ट्रू है क्या? No, sir. नो सर। नहीं No, सर, बस यही कंफ्यूजन है आपके क्लास का। ठीक है, ऑर्डर तक पहुंचा दिए, कल हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे, नोट कर लीजिए।